स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में क्लाइमेटिक फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में से 4 मेन कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के: एयर, वाटर, सॉइल, पीएच एंड न्यूट्रिएंट्स। कुल मिलाकर ये 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। अब हम एक एक कर इनका अध्ययन करेंगे। आज के चैप्टर में हम एयर, वाटर, पीएच और न्यूट्रिएंट्स का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं अब हम एयर की। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे वायु का आवरण, जो कि कई गैसों का मिश्रण है, वायुमंडल कहलाता है। सी लेवल से ऊपर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली कम होता जाता है। एटमॉस्फेयर में टोटल एयर का 95% लगभग अर्थ सरफेस के 20 किलोमीटर की हाइट तक उपस्थित रहता है। शेष 5% लगभग 280 किलोमीटर हाइट पर रहता है। गैसीय आवरण में विभिन्न गैसों का डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्सचर होता है। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक हैं। नाइट्रोजन इसमें होती है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। इसके अलावा शेष जितनी भी गैसें हैं, जैसे कि आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन, ये सभी निष्क्रिय गैसें होती हैं। इन गैसों के अतिरिक्त जल वाष्प भी पाई जाती है। जल वाष्प की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। इन गैसों के अतिरिक्त इंडस्ट्रियल गैसेस, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड अवस्था में रहते हैं। इसके अतिरिक्त पोलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स वगैरह भी सस्पेंडेड अवस्था में पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर, सॉइल व ऑर्गेनिजम्स में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह गैसों का एक चक्र चलता रहता है। यह प्रकृति का एक रेगुलर फीचर है। एटमॉस्फेयर को हम 4 जोन्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला जोन कहलाता है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। एटमॉस्फेयर का वह भाग जो कि अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर होता है। पोल्स पर यह केवल 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। यह ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ऑर्गेनिजम्स के लिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है। एनवायरनमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि क्लाउडिंग, थंडरिंग, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स फॉर्मेशन इसी जोन में होता है। इस जोन में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घट जाता है। अपर लेयर में टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है। सेकेंड जोन है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के पश्चात 30 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाने वाली जोन स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। इस जोन में टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इस इंक्रीज़ का कारण यहाँ पर ओजोन फॉर्मेशन है। थर्ड लेयर कहलाती है मीजोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के पश्चात 40 किलोमीटर की हाइट तक पाए जाने वाली इस जोन को मीजोस्फियर कहा जाता है। इस जोन में टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है। मीजोस्फियर के बाद आती है आयनोस्फियर। मीजोस्फियर के पश्चात अर्थ सरफेस से 300 किलोमीटर की हाइट तक आयनोस्फियर जोन होती है। इस जोन में ज़्यादातर गैसियस कंपोनेंट्स रेडिएंट एनर्जी के प्रभाव के कारण आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस तरह से एयर में उपस्थित विभिन्न फैक्टर्स जीवों को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, या पोषक तत्व जो जीवों के लिए उनके वातावरण में उपस्थित रहते हैं। जीव जहाँ रहते हैं वहीं से पोषण भी प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व जीवों के वृद्धि, विकास एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। उपयोग की मात्रा के आधार पर इन्हें 2 प्रमुख प्रकारों क्रमशः मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इस प्रकार के पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी अवेलेबिलिटी भी अधिक चाहिए होती है। यदि हम उदाहरण के लिए देखें तो बोनी वर्टिब्रेट्स की अस्थियों की वृद्धि एवं विकास के लिए तथा शेल्ड मॉलस्क एनिमल्स में कवच निर्माण हेतु अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अतः ये प्राणी उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कैल्शियम
अधिक मात्रा में पाया जाता है। पौधे में हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल निर्माण के लिए मैग्नीशियम का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः हरे पत्तेदार पौधों की वृद्धि एवं विकास प्रचुर मैग्नीशियम वाले स्थानों में ही अधिक होता है। अब हम बात करते हैं अनुपोषक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। जीवों के लिए कुछ पोषक तत्वों की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यकता होती है। इस सूक्ष्म मात्रा से ही उनकी अनेक जैविक क्रियाएं सीधी संबंधित होने के कारण उनका होना ज़रूरी है। इनके अभाव में संबंधित क्रियाएं प्रभावित होती हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये एलिमेंट्स बहुत ही कम मात्रा में ही हार्मोन्स एवं विटामिन्स के निर्माण एवं सिक्रीशन पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि जंतुओं में थायराइड ग्लैंड शरीर के उचित विकास एवं उपापचयन नियमन हेतु थायरॉक्सिन हार्मोन के माध्यम से क्रिया प्रदर्शित करती है। थायरॉक्सिन आयोडीन की मात्रा पर निर्भर होती है। आयोडीन पीने के पानी में या खाने के नमक में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, किंतु इसका अभाव होने पर जंतुओं की वृद्धि एवं विकास एवं उपापचय असंतुलित हो जाता है, जो प्राणघातक भी हो सकता है। कोबाल्ट की महत्ता भी इसी दृष्टि से अत्यधिक मानी गई है। मैग्नीज, लोहा, क्लोरीन, वेनेडियम एवं जिंक आदि अनुपोषक प्रभाविता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब हम बात करते हैं जल की, कि जल किस तरह से जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। अर्थ की 71% भाग जल से ढका हुआ रहता है। असंख्य जीव जल में भी निवास करते हैं। अब हम देखते हैं कि जल किस प्रकार से जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी माना जाता है, अतः प्रत्येक इकोसिस्टम में इसका महत्व है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भाग लेने वाले अधिकतर एलिमेंट्स, मिक्सचर्स व कंपाउंड्स जल में सॉल्युबल होते हैं। जल का सरफेस टेंशन अधिक होता है, इस कारण जीवों के शरीर में जल की गति में व आंतरिक कार्यकी की विभिन्न क्रियाओं में सहयोग मिलता है। जल की विस्कोसिटी दूसरे लिक्विड्स की अपेक्षा अधिक होती है, अतः जीव जल में तैर पाते हैं। जल में ऊष्मा निहित करने की क्षमता भी अधिक होती है, जिस कारण जल धीरे धीरे गर्म होता है व धीरे धीरे ठंडा होता है। अतः ये जीवों में टेम्परेचर की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में सहयोगी होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं कि जल का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। सॉलिड, लिक्विड व गैसियस तीनों फॉर्म्स में जल पाया जाता है व एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आसानी से परिवर्तित हो जाता है। ह्यूमिडिटी, रेन एंड वाटर वेपर्स के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स व प्लांट्स में निर्णायक कारक होता है। परासरण द्वारा जंतु अपने शरीर में जल का नियमन करते हैं। जल की अनुपलब्धता मरुस्थलीय इकोसिस्टम का कारक है। जल जंतुओं के भौगोलिक वितरण से जुड़ा है। जीवन के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं के संपूर्ण होने के लिए जल का होना अत्यावश्यक है। अब हम बात करते हैं पीएच की, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो किस प्रकार से जीवों के जीवन को प्रभावित करती है। pH of the water or soil in which an organism lives is an important ecological factor. pH वास्तव में है क्या? pH is the measure of how acidic or alkaline water or soil is, जिसमें कि वह जीव रह रहा है। यह जीवों के वितरण को प्रभावित करती है, चाहे वो मृदा में रहने वाले जीव हो या फिर जलीय वातावरण में रहने वाले जीव हो। कुछ प्लांट्स एसिडिक कंडीशंस में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जबकि कुछ अल्कलाइन कंडीशंस में। pH of soil can be altered by leaching, fertilizers applied or soil exhaustion. Soil pH affect the amount of nutrients and chemicals that are soluble in soil water, and therefore the amount of nutrients available to plants. The development of strongly acidic soil can result in poor plant growth.
सॉइल को पीएच के आधार पर हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सॉइल या जल जिसकी पीएच 6.5 टू 7.5 होती है वह न्यूट्रल कहलाता है। जिसकी 7.5 से ज़्यादा हो पीएच वो अल्कलाइन कहलाता है। यदि पीएच 6.5 से कम होती है तो वह मीडियम एसिडिक कहलाता है। जबकि अगर 5.5 से कम होती है तो वह मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक कहलाता है। Alkaline soil may have problems with deficiencies of nutrients such as zinc, copper, boron and manganese. In acidic medium, mosquito larvae are available in abundance. Mollusks prefer acidic water and soil, जबकि प्रोटोजोन्स डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम में रहना पसंद करते हैं और यूग्लिना वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ की पीएच 3 से लेकर 8 तक होती है। Thank you.